हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू द तांत्रे सर फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो सेंटर ऑफ मास पर दिया था, उसको कैसे लोकेट करते हैं, और कुछ बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास मैंने आपको डिराइव करके दिया भी था। आज का लेक्चर उसी के एक्सटेंशन में है। हम सेंटर ऑफ मास को और भी आगे लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़े से बड़ा सिस्टम है और आपको उसका फिजिक्स जानना है तो सिर्फ हम उसके सेंटर ऑफ मास पर ही अटैक करेंगे। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है और वह सेंटर ऑफ मास उस सारे सिस्टम का क्या कर रहा है, व्हाट इट इज़ डूइंग। तो बहुत सारी चीज़ें सेंटर ऑफ मास पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास इट डिजर्व्स वन मोर लेक्चर। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड निकालना हो, हाँ अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो फिर आपको पता है सेंटर में ही होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज़ भी करना पड़ेगा। इसलिए लेट मी स्टार्ट विद हैव ए लुक। सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टी बॉडी सिस्टम जो मैंने कल आपको बताया था, एक्स वाई और ये जी, ये पार्टिकल्स है जिनका मास m1 और इसका मास m2 और इसका मास m3। बहुत सारे मासेस है, इसका r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, रेडियस वेक्टर, r3 पोजीशन वेक्टर। दीज आर द 3, 4 एनी नंबर ऑफ मासेस कैन बी, जिनका पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है। तो हमें यार सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, जो मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में। तो सेंटर ऑफ मास जो है आर सी एम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम। ये हमने कल किया है। अच्छा हाँ, फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास उसी से हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m। वो सब ठीक है, लेकिन अगर हमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रॉड है, उसका क्या करेंगे आप? तो इसी फार्मूला को हम आगे लेकर के थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम लेंगे, इसी फार्मूला को थोड़ा आगे ले जाएंगे, इस फार्मूला को। What is the center of mass of a system where mass is not uniformly distributed? तो उसके लिए क्या करेंगे, देख लो आप। जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला है RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। तो अब इसको मैं कैसे इंटीग्रेशन फार्मूला में कन्वर्ट करूंगा, या फिर इसको कैसे जनरलाइज करूंगा, कैसे मैं इसी फार्मूला को कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अप्लाई करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करूंगा। तो देख लो अच्छी तरह से मैं क्या करता हूं। RCM इज इक्वल टू, ये जो ऊपर है इट इज समेशन ऑफ MR। समेशन ऑफ MR मीन्स m1 r1 m2 r2 m3 r3 प्लस m4 r4। हमने इसको समेशन में कर दिया, डिवाइड बाय टोटल मास। अब ये समेशन MR जो है ना, समेशन ओवर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो दैट इज रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन। R तो R, इस M को जो है उसको DM कर दो, डिवाइड बाय ये जो मास है, मास तो टोटल मास ही होगा M टोटल, लेकिन उस मास को भी उस सूरत में इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ता है, कैलकुलस से। अगर आपको डेंसिटी दिया है और वो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो उस सूरत में इंटीग्रेशन अप्लाई करके मास निकाला जा सकता है। तो अगर आपको पता होगा, अच्छा चलो ठीक है, लिखिए m। फिलहाल जहां मुझे जरूरत पड़ेगा वहां मैं m निकालूंगा, मास ऑफ ए होल बॉडी, जस्ट बाय कैलकुलस इंटीग्रेट करूंगा डेंसिटी को इंटीग्रेट करने से। ऐसे देखो, अगर डेंसिटी इज इक्वल टू dm बाय dv, ये हुआ वॉल्यूम डेंसिटी। अगर सरफेस डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज dm बाय dA, मास पर यूनिट एरिया। ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। अगर लैम्डा है, दैट इज dm बाय dx, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों केसेस में हम मास को निकाल सकते हैं। यहाँ पर समझो, यहाँ पर अगर मैं वो मास निकालना है तो dm इज इक्वल टू रो dv, इंटीग्रेशन से मास हो गया समझो। m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी, यहाँ m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया डेंसिटी।
या सरफेस डेंसिटी, यहाँ m इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, तो इंटीग्रेशन से आ जाएगा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स। तो बात सिर्फ यही है कि देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होता है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस सूरत में उसको मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ द डेंसिटी। अगर लीनियर मास डेंसिटी दिया है तो ये, अगर सरफेस मास डेंसिटी दिया तो इससे निकालना पड़ेगा मास, अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी दिया है रो इक्वल डी एम बाई डी वी, तो डी एम इज इक्वल टू रो डी वी, एम निकालना पड़ेगा बस। यहाँ है तो टोटल मास ही, लेकिन निकालना पड़ेगा वहाँ पर, बिकॉज जनरली टोटल मास इन सच बॉडीज इज नॉट गिवन, डेंसिटी इज गिवन एंड दैट ऑल्सो एज ए फंक्शन ऑफ समथिंग। तो वहाँ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। अच्छा, अब जरा देखो और एक चीज़, थर्ड, चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक ट्रायंगल देता हूँ मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्स वाई इट इज origin, सब मास mm, to make the things calculation wise easier, otherwise concept जनरल है, कैलकुलेशन वाइज ईजियर बनाने के लिए mm कर दिया। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, इनका सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए 3 मासेस का। ज़रा देखो, पहले इन तीनों मासेस का जो है, इनका जो कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर लो आप। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, इनके कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर लो। इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ऑरिजिन जो है, इसके कोऑर्डिनेट है ए एक्स कोऑर्डिनेट और 0 वाई कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक a/2, और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस, दैट इज, अगर ये 60 डिग्रीज है, दैट इज a, इट इज a cos 60, एंड वर्टिकल लाइन इज a sin 60, दैट इज a√3/2। ये y, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, ये वाला। अब ये y कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालो, a का एक वाला कंपोनेंट a cos थीटा, वही हुआ a cos 60 a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2, और यहाँ से यहाँ तक a sin 60, दैट इज a√3/2। ठीक, अच्छा, तो अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, देखिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये है फॉर्मूला हमारा। x इज इक्वल टू, हाँ बताइए, m1 दैट इज m, पहला मास, इंटू इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 0, दूसरा मास उसका x कोऑर्डिनेट a, तीसरा मास m, उसका x कोऑर्डिनेट a/2। डिवाइड क्या करोगे, व्हाट यू डिवाइड, you divide you see the total mass, that is 3m। ठीक, तो x इज इक्वल टू, वो हुआ ऊपर ma/2, 3ma/2 डिवाइड बाय, ये हुआ ma प्लस ma/2 हुआ 3ma/2 डिवाइड बाय 3m कैंसल्स, इट इज a/2 इज द आंसर। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इस लाइन पर है, जहां x कोऑर्डिनेट a/, कहीं यहां पर, कहीं इस लाइन पर होगा। इस लाइन पर इसलिए कि इसी लाइन पर x कोऑर्डिनेट a/2 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक a/2 है, इस y लाइन पर, इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट a/2 है, को इसी लाइन पर लाई करेगा। अब देखना y कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट होगा ऑफ सेंटर ऑफ मास, cm भी लिख सकते हैं यहाँ पर, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 होल डिवाइड बाय m, टोटल मास। ये हुआ m, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, पहले मास का 0, वो भी, प्लस दूसरा m, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, देखते हैं, दूसरे का y कोऑर्डिनेट वो भी 0, दूसरे का y m, तीसरे का y कोऑर्डिनेट ये वाला a√3/2, a√3/2 डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस 3m। ये
ठीक, राइट। चलो, तो इट इज, ये खत्म, वो हो गया m a/2√3 ऊपर बाई 3m, m कैंसिल होगा, तो ये जो ऊपर a है √3, नीचे 2 × 3, ये होगा a/ ऊपर अगर √3 है, नीचे अगर 3 है, वो नीचे √3 बचेगा, दैट इज 2√3। ये है आंसर। मतलब आपने क्या किया, आपने इस ट्रायंगल पर जो मासेस है इक्वल, उनका सेंटर ऑफ मास लोकेट किया। क्या है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, इन तीन का, a/2, और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है, a/, तो y कोऑर्डिनेट जो है ना, y कोऑर्डिनेट इज a/2√3, a/y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज a/2√3, और यहां पर भी आप वो लिख सकते हैं, यहां पर a/2√3, ये वाला, इस पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, अगर मेरे पास डिस्क्स है, चलो पहले तो सेंटर ऑफ मास में कुछ, हाँ, अगर ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग, मैं लिखूंगा यहां पर हाफ रिंग, हाफ रिंग, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास देखो, लेफ्ट और राइट में तो सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट में ये रिंग है उतना राइट में भी ये रिंग है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, फिर तो पूरा रिंग होना चाहिए, ये तो हाफ रिंग है, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हैवियर मास के ओर शिफ्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा वो मैं बताऊंगा, इट इज 2r/π, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। दिस वे किसी किसी क्वेश्चन में ये डायरेक्टली यूज होता है। आप याद रखो, अगर हाफ रिंग है और हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां, और लगे हाथ हाफ डिस्क का भी, हाफ डिस्क का भी, हाफ डिस्क का भी, हाँ, अगर पूरा डिस्क है तो सेंटर में, लेकिन ये तो हाफ डिस्क है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट सिमेट्रिकल है, इसलिए सेंटर ऑफ मास नाइदर विल शिफ्ट टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस नॉर लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, इट विल गो ए लिटिल अवे फ्रॉम दिस ओरिजिन। तो कितना है ये सेंटर ऑफ मास, किस पोजिशन पर है, ये 4r/3π है, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, इंटीग्रेशन से किया जा सकता है। इट इज हाफ डिस्क, इसको याद रखने की कोशिश करो, हाफ डिस्क, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट लिटिल अबव 4r/3π। और अगर यह स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है, ये ए कर दो, ये बी कर दो, अगर ये स्फीयर है, हाफ स्फीयर मतलब, अगर ये सी हाफ स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये हाफ स्फीयर समझो आप, फुल स्फीयर का पता है, अगर सिमेट्रिकल स्फीयर है तो सेंटर में होगा, पूरा डिस्क है तो सेंटर, पूरा रिंग है तो सेंटर, लेकिन अगर हाफ है तो उसको किताब में दिया है, मैंने भी निकाला हुआ है, अब आई डोंट नीड टू अननेसेसरी डेरिवेशन नहीं चाहिए हमें, जो चीज़ याद रखने की होती है उनको याद ही रखेंगे, और जहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करने के लायक है, 1-2 मिनट में डेरिवेशन होगा तो कर लेना। तो उसका भी इस पॉइंट से, इस ऑरिजिन से थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज 3r, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय 8, ये आंसर। ये मैंने आपको बताया, ये याद रखने वाली चीजें हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखो। हाँ, और एक चीज, 5th पॉइंट, अगर मेरे पास
डिस्क्स है, रिजिड बॉडीज़ है या रॉड्स है, लेंथ्स है, उसमें मास डोन, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, 2 रॉड्स के डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, या 3 रॉड्स है उनके डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो उनका सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी निकाला जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हैव ए लुक। एक्स वर्सेस वाई, ये है एक रॉड लेंथ एल का, और ये है दूसरा रॉड, ये भी लेंथ एल का। अच्छा ओके, इट इज एल और एल, इनका निकालते हैं ये सेंटर ऑफ मास, इन 2 रॉड्स का निकालते हैं। लेकिन फॉर्मूला में ऐसे बनाऊंगा, एक्स m1 x1 लिखते हो ना, मैं लिखूंगा L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ्स। अगर रॉड्स दिए हैं, लेंथ्स दिए हैं, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रॉड और ये रॉड जो है, जितने भी रॉड्स, जितने भी लेंथ्स होंगे क्वेश्चन में, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेंसिटी भी डिफरेंट हो, तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। और y1 yb इसके लिए L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय L। इसी तरह से अगर एरियाज होंगे, डिस्क्स होंगे, प्लेट्स होंगे, 4 पार प्लेट्स होंगे, उनका डेंसिटी सेम है, उसको एरिया वाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसका एरिया वाइज फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास of the discs of the areas, that is A1 x1, फर्स्ट डिस्क का एरिया और उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्क है उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये, ठीक, प्लस दूसरा डिस्क का एरिया, उसका उसके सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर का, ज्योमेट्रिकल सेंटर का समझो, उसका कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय टोटल एरिया। इसी तरह से वॉल्यूम में भी आएगा, V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ वाइज भी फॉर्मूला है, एरिया वाइज भी फॉर्मूला है, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सपोज ये है, चलो मैं लेंथ में 2 रॉड्स लिए मैंने, मैं इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकाल कर देता हूं। पहले डायरेक्टली ही निकालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, वो हो गया L/2, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, वो भी हुआ L/2, और इन 2 रॉड्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन में लाई करेगा, इस लाइन पर, और इस लाइन पर भी, क्योंकि लेंथ तो सेम है, तो इस लाइन पर भी सेंटर पर ही होगा। तो इस L/2 जो है उसका आधा, ये जो y एक्सिस नीचे के उसका आधा, अगर y एक्सिस तो ये माइनस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक तो ये x कोऑर्डिनेट इतना, दैट इज L/4, और दूसरा y कोऑर्डिनेट इतना, दैट इज माइनस L/4। लेकिन मैं ये फॉर्मूला यूज करके भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर याद तो रखो, अगर रॉड है तो उसका सेंटर पास बीच में, ये रॉड है उसका भी बीच में। अब 2 रॉड समझो, ये रॉड कुछ भी नहीं है, ये है डॉट, ये रॉड जो है ये डॉट रिप्रेजेंट करता है। अब इन 2 डॉट्स का निकालना है। इस डॉट का जो मास है ना, वो इस सारे रॉड का मास है समझो, बिकॉज जैसे आपने कहा टोटल मास इज सपोज टू बी एट द सेंटर ऑफ मास, तो ये सारा मास जो है रॉड का वो यहाँ पर है। यहाँ तक कि सारा लेंथ जो रॉड का है वो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट कहता है वो सारा लेंथ जो है मैं हूँ, रॉड का सारा मास जो है कुछ भी नहीं है, मैं हूँ, मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ सारी चीज़ों को। अच्छा चलो, मैं इस फार्मूला को यूज़ करके ये करता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालता हूँ। एक्स इज इक्वल, बताइए कैसे निकालूंगा, L1 x1 प्लस L2 x2 डिवाइड बाई टोटल लेंथ L1 प्लस L2। एक्स इज इक्वल, बताइए L1 वो है L, उसका कोऑर्डिनेट L/2 प्लस L2 वो है L, उसका कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट L/2, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। आई एम सॉरी,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट l इंटू 0 डिवाइड बाय l प्लस l 2l। एक l खत्म हुआ तो x किसके बराबर होगा, l ऊपर नीचे 2 2 4 हो गया, l x निकाला। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे। y कोऑर्डिनेट है l, इसका y कोऑर्डिनेट वो 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि x एक्सिस पर है। अब इसका y कोऑर्डिनेट है तो वो आप खुद निकाल सकते हो और आंसर निकलना चाहिए -l/4, राइट। चलिए 6th पॉइंट। चलो मैं डिस्क का कुछ करते हैं। ये एक डिस्क ले लो आप और ये दूसरा डिस्क ले लो आप, x और y, और इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। इसका एरिया A1 किसके बराबर, पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया A2 का वो भी पाई r स्क्वायर। चलो x का इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पर इसी लाइन पर होगा। y कोऑर्डिनेट उसका है नहीं, y कोऑर्डिनेट उसका है नहीं, बिल्कुल y कोऑर्डिनेट नहीं। x कोऑर्डिनेट जब मैं निकालूंगा तो देखो x इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सम ऑफ द एरियाज a1 प्लस a2। मुझे लगता है यहां पर होना चाहिए, बीच में ही होगा क्योंकि इक्वल है। वो तो इमेजिनेशन में आता है, लेकिन लेट अस सी व्हाट द इक्वेशंस हैव टू से। फाइनली द फिजिक्स इज डन बाय द इक्वेशंस। सिचुएशन कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो, योर इक्वेशंस गिव यू राइट आंसर्स। अच्छा तो ठीक है, पहले तो एरिया पहले का, इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू डिस्क सिस्टम CM। व्हाट इज एरिया A1, पाई r स्क्वायर इंटू x1, क्या है इसका कोऑर्डिनेट, इसका इसके सेंटर का r/2, नहीं इस r रेडियस r, ये वाला प्लस A2 पाई r स्क्वायर, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक r प्लस r प्लस r को 3r। मतलब ये जो ये कोऑर्डिनेट क्या है, वो r प्लस r डिवाइड बाय सम ऑफ द एरियाज 2 टाइम्स पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, शाबाश, देखो जरा, देखो। चलो पाई r स्क्वायर कॉमन निकाल कर इसके साथ खत्म। ऊपर हो गया ये कितना है, 3r प्लस r 4r बाई 2 हो गया 2r आंसर। मतलब 2r का मतलब ये हुआ r, ये हुआ 2, यहां पर है सेंटर ऑफ मास, इधर। वो ऐसे भी दिखता है, वहीं होना चाहिए। 7th पॉइंट। चलो 7th पॉइंट में एक अब वो कैलकुलस का यूज करेंगे हम। कैलकुलस का यूज ऐसे, एक रॉड लेता हूं मैं, ऐसे 0 to L लेंथ का रॉड। मैं आपसे पूछूंगा व्हाई इज द सेंटर ऑफ मास, आप कहेंगे सीधे सेंटर में। दैट इज योर आंसर बिकॉज इट इज ए यूनिफॉर्म रॉड। इफ इट इज, आपसे मैं यही पूछूंगा व्हाई इज द सेंटर ऑफ मास, सर सेंटर में। लेकिन आई विल मेक द क्वेश्चन ए लिटिल डिफरेंट। मैं ये जो रॉड का जो डेंसिटी है रो, दैट इज इक्वल टू kx। इट इज नॉट वॉल्यूम डेंसिटी, इट इज लीनियर डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू kx। मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है वो चेंज होता है। x इक्वल टू 0 पर तो डेंसिटी है नहीं, तो x जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इस L/2 से राइट को, इस साइड L/2 on the right side of the rod, from the midpoint on the right side, the mass will be larger, क्योंकि मास आगे की ओर बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। उस सूरत में आप मत समझो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पर होगा, कहीं और होगा। कहीं और क्या, इट विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड फ्रॉम द मिडल। सेंटर से राइट साइड को शिफ्ट होगा बिकॉज एज यू नो द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट्स टू द टुवर्ड्स द ग्रेटर मास साइड। तो अब चलो, पहली बात यह है कि मेरा फॉर्मूला क्या है XCM के लिए।
वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन यस एक्स डी एम, वहाँ आर डी एम था, पहला यह था आर डी एम बाय टोटल मास, ये करा। लेकिन मैंने कहा था मास निकालना पड़ेगा डेंसिटी से, वह हमने फार्मूला मास का था इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी, रो डी वी भी था, रो डी एक्स भी था, रो डी एरिया भी था, मगर यहाँ रो डी एक्स होगा क्योंकि रो इज ए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइंड हियर, ऑल्दो वी ऑलवेज डिफाइन रो फॉर वॉल्यूम डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर रो इज द लीनियर मास डेंसिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एक्स। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट टोटल मास इज रो डी एक्स। कहाँ से कहाँ, 0 to L लिमिट्स, और यहाँ भी 0 to L। यह समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अगर आपको पहला लेक्चर देखो, ये देखो पहले मैंने कहा कि ये फॉर्मूला आर डी एम बाई एम, एम को कहा इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, रो डी एक्स। ठीक, तो अब जाकर के ये करना पड़ेगा। देखिए इट इज 0 to L, एक्स तो ठीक है, व्हाट इज डी एम, व्हाट इज डी एम, स्मॉल मास, छोटा सा मास एलिमेंट, इधर डी एक्स का मास, एक्स की दूरी पर क्या है इसका मास, इसका मास है, मैं बताता हूं, डी एम इज रो मास पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, तो डी एक्स का कितना होगा, ये रो डी एक्स। इफ रो इज linear mass density, that is rho is dm by dx, that is meaning of mass per unit length। तो dm कितना हुआ, रो dx। रो इज मास, एक यूनिट का मास क्या है, dx यूनिट्स का मास क्या होगा वो आप ऐसे कर सकते हो, dm इज इक्वल टू रो dx। तो यहां पर लिखो आप रो dx डिवाइड बाय 0 to L। अब ये जो रो है इट इज रो, दैट इज रो डी एक्स, सेम एज रो डी एक्स। चलिए अब ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व हम करेंगे, लेकिन देखो ठीक है सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको फिजिकली ये पता है कि सेंटर ऑफ मास इस सेंटर L/2 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी शिफ्टेड टू द राइट ऑफ द L/2, थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। देखते तो एक्ससीएम किसके बराबर, सॉरी एक्ससीएम किसके बराबर, वो होगा बराबर, चलो इस रो को सबस्टिट्यूट करो आप, के एक्स 0 to L एक्स के एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 0 to L, यहां पर फिर से वैल्यू दे दो, के एक्स डी एक्स, ऊपर के बाहर, नीचे से भी के बाहर, क्योंकि के तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स ऑलवेज कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट यू नो। तो बाहर आकर के खत्म हो जाएगा, बाहर आकर के खत्म हो जाएगा, मैंने दूसरा स्टेप किया नहीं, आप करके कर देना। तो फिर इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर का, वो हो गया x³/3 इंटीग्रेशन इस एक्स स्क्वायर का, अंडर लिमिट 0 to L, और यहां तो के बाहर, फिर x का इंटीग्रेशन दैट इज x²/2 अंडर व्हाट लिमिट 0 to L। ठीक, अब क्या करें, अब करना पड़ेगा, x को L दे दो, वैल्यू दो x³/3 माइनस, फिर x को 0 वैल्यू दे दो, वो 0 हो जाएगा, नीचे L²/2, x को L दिया वैल्यू तो L² हो गया, फिर 0, ये हो गया 2 ऊपर को 2/3, L² L³ वो L होगा, आंसर। इट इज स्लाइटली टू द राइट ऑफ द सेंटर, थोड़ा सा शिफ्ट होगा इस ओर, कितना दूर यहां से सेंटर ऑफ मास 2/3L, दैट्स द आंसर। अच्छा अब और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इसमें आता रहता है, वो ये है कि 7th पॉइंट, हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ रेडियस इसका r है,
मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आप कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके सेंटर में ही है। दैट इज व्हाट इज योर आंसर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क? दैट इज एट द सेंटर। दैट इज व्हाट यू नो। ज्योमेट्रिकल शेप है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इतना पार्ट बाहर निकालूंगा, इतना पार्ट, थोड़ा सा इसका इतना पार्ट बाहर फेंक दिया। अब बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है? हाँ, आप कहेंगे यहां से खाली हो गया, थोड़ा सा सेंटर इस रीजन में मास ज़्यादा हो गया तो कुछ यहां पर सेंटर ऑफ मास यहां पीछे की ओर शिफ्ट होगा, लेकिन कितना शिफ्ट होगा यह पता नहीं है। मतलब ये पीस खाली करके हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है डिस्क का। थोड़ा सा कट हुआ है, मगर जो कट पोर्शन है वो डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि आप आर्बिट्रेरी थोड़ा सा पीस निकालें, वो नहीं होता है। जो पीस निकालते हैं कुछ भी, उसका वो डिफाइंड पोर्शन होता है, वेल डिफाइंड पोर्शन, उसके डायमेंशंस दिए होते हैं। चलो, तो अब इसको कैसे करेंगे, हाउ टू डू इट? इसके दो तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड गुड, इफ़ यू आर नॉट देन आई विल शो यू द नेक्स्ट। मगर इन द नेक्स्ट लेक्चर ऐसा नहीं है। अनलेस यू परस्यू, अनलेस यू फॉलो, आई विल नॉट गिव थिंग्स ईजिली। फिलहाल मैं एक चीज़ को कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, हैव ए लुक। पहले मुझे बताइए ये जो मास पीस निकाला है इसका मास क्या है? सारे डिस्क का मास था m, जो पीस निकाला उसका मास क्या है? वो ऐसे किया जा सकता है। ये जो पूरा m है, ये जो पूरा डिस्क का एरिया था दैट वाज पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मास है कैपिटल M पूरा। अब जो एरिया आपने निकाला यहां ये r/2 है, इस डिस्क का जो निकाला पीस उसका रेडियस r/2 है। तो r/2 का उसका एरिया कितना है? दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो मतलब साफ है, अगर पाई आर स्क्वायर का मास m है तो पाई आर स्क्वायर का बाई 4 का मास क्या होगा? अगर किसी अनपढ़ से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा भाई पाई आर स्क्वायर का मास m है, लेकिन पाई आर स्क्वायर बाई 4, अब एरिया को आपने रिड्यूस किया बाई 4, तो मास को भी 4m/4 करना पड़ेगा। सो यू आर रिमूविंग व्हाट मास m/4। या ऐसे कर दो, 1 एरिया अगर 1 है तो पाई/r हो गया मास। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। जनरल रूल से कराता हूँ ताकि आगे जाकर के और भी चीज़ें आप करोगे। तो m/4 मास निकाला, ठीक। फिलहाल ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अब कैसे करते कैसे ही देखो मैं बताता हूं। अगर ये डिस्क है और ये आपने निकाला, ज़रा ये इज इक्वल टू किसके लिए, किसके बराबर लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू अगर मैं इसको कर दूंगा किसके बराबर? ये पूरा डिस्क के बराबर है जिसका मास m है, ठीक। माइनस क्या करूंगा? एक तो पूरा डिस्क है, माइनस करूंगा स्मॉल डिस्क m/4, या प्लस ही कर दो इधर, लेकिन यहां माइनस m/4 कर दो। यानी कि यह सिचुएशन इन दो के बराबर है। फुल डिस्क प्लस लिटिल स्मॉल डिस्क हुज मास इज माइनस m/4। अब कोई कमेंट में लिखेगा सर ये माइनस m/4 क्या होता है? उसका जवाब क्या दें हम? ये टेक्निकली यहां किया जाता है। माइनस m/4 मीन्स पूरा डिस्क माइनस कर दो स्मॉलर डिस्क, हो गया ये। अब इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां है? पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां है? वो तो ऑरिजिन पर है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? दूसरे का m/4 का, m मास का सेंटर ऑफ मास। m/4 का सेंटर ऑफ मास कहां है? नेगेटिव वाले का, ये यहां पर, दैट इज r/2। अब मैं इन दो का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, वही हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसको मैंने दो कर दिए, एक पूरा डिस्क प्लस माइनस स्मॉल डिस्क, वही होगा बिग डिस्क विदाउट दिस लिटिल डिस्क। अच्छा, तो बताइए इन दो का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूंगा? इसका मास, पूरे का मास
x1 प्लस दूसरे का मास m डैश, वो लिखेंगे फिर x पूरा मास ये वाला, उसका सेंटर ऑफ मास 0 प्लस दूसरे का मास माइनस m/4, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, ये वाला r/2 डिवाइड बाय m, इसका मास प्लस दूसरे का मास दैट इज माइनस m/4। ऐसे कुछ इजी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ता है। तो फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, अगर आपको दूसरा टेक्निक चाहिए तो वो भी बताऊंगा, एक लाइन में वो भी हो जाएगा। अच्छा, पूरा डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास 0 पर है, ये डिस्क नेगेटिव उसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर है। बस अब दोनों का आपको निकाल, अब ये 2 बॉडीज है तो 2 बॉडीज का बना दिया, टोटल सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा, that is minus mr/8 divided by 4 3m/4, it is minus mr/8 into 4 divided by 3m, ये ऊपर जाएगा, it is m gets cancelled, 4 2s, it is minus r/6, मतलब यहां पर आया सेंटर ऑफ मास, ये है इधर, यहां माइनस r/6 इधर की ओर शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास। ऐसे अब एक डिस्क है, आपने कोई और चीज किसी और छोटा सा रिंग रिमूव किया, तो रूल यही है, आपके पास सॉलिड स्फीयर है, बीच में कैविटी गायब कर दी, तो सेंटर ऑफ मास का यही रूल लगेगा। आपको पूरा स्फीयर लेना है, प्लस करना है लिटिल कैविटी का नेगेटिव मास। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर इफ यू फील दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट टू योर माइंड, आस्क मी, आई विल शो यू ए डिफरेंट मेथड। और फिर अगर वो भी नहीं आया तो फिर मैं थर्ड मेथड भी बताऊंगा, अनलेस यू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू फॉलो मी वेरी क्लोजली। थैंक यू। This is the second lecture on center of mass, and it will continue, rotational dynamics will continue for a while. Thank you.